अच्छा सर, अब एक और पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि कोड ऑफ एथिक्स से रिलेट करता है। देखें थीम क्या होगी। थीम आपकी भी यही होनी चाहिए वेल सॉल्विंग द पेपर कि आप सबसे पहले सवाल उठाएंगे और सवाल में देखेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स का कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है, और फिर आपने कोड ऑफ एथिक्स का जल्दी से सेक्शन खोलना है क्योंकि आपने उसके ऊपर स्टिकी नोट्स लगाए हुए होंगे। आप उस पर जाएंगे सेपरेटर के ऊपर, आप देखेंगे कि भाई ये लिखा हुआ है, ये यहाँ से केस आया है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा, दैट्स इट। यानी कॉपी पेस्ट भी ऐसा नहीं है कि वहां से उठा के डीप दिया, सिचुएशन में डाल के बहुत फोकस होकर देखिएगा। हम वैसे ही करेंगे, आज भी वैसे ही सिखाऊंगा मैं कि सबसे पहले मैं सिचुएशन को रीड करूंगा, देन आई लुक एट इट कि भाई इसमें कौन सा सेक्शन हिट हुआ है, और फिर उस सेक्शन को रीड करके इस सिचुएशन में हम ढालेंगे। यानी देखें आपने एक चीज तो करनी है, जब आप कोड ऑफ एथिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जब आपने मुझसे सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग ली थी, मर्जर एक्विजिशन हो गया, फीस हो गया, कंटीजेंट फीस हो गया, व्हाटसोएवर जितनी चीजें होंगी, रिलेटेड एंटिटी के कॉन्सेप्ट हो गए, वो सब आपने वहां पे जाके चेपियां लगा कर रखनी है। जैसे ही आपने रीड किया, आपने वहां पे खोला और आपने देख लिया, और आप इतनी बार रीड करें कि आपको वो याद हो जाए। खैर बिस्मिल्लाह करते हैं इस सेक्शन की। हमने कहा भाई यहाँ पे लिख के देता है, योर फर्म हातिम मंजूर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज द ऑडिटर ऑफ पेंट्स लिमिटेड पीएल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। यानी भाई हम हैं यहाँ पे ऑडिटर, सही जी, हम हैं यहाँ पे ऑडिटर किसके भाई, पीएल लिमिटेड के, सही जी, पीएल के हम ऑडिटर हैं। अच्छा भाई आगे देखते हैं क्या कह रहा है, और हमारा जो ईयर एंड है वो है 31 दिसंबर 2019। मतलब सिचुएशन वाइज, मतलब मैं अपने एग्जाम में भी होता था तो पहले तो खैर यहाँ तो मैं बस स्लो लिख रहा हूँ, बट ये कि बिल्कुल सुकून से मैंने मार्क कर लिया कि भाई ये मेरा ईयर एंड है, ये मैं इसका ऑडिटर हूँ। आगे सुनिएगा, ऑन दिसंबर 1 2019, यानी ये ईयर खत्म होने से पहले, सही जी। अच्छा आपको याद होगा कि आपको मैंने सिखाया था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर कि आपका जो इंगेजमेंट पीरियड होता है वो तब होता है जब आप ऑडिट करना शुरू करते हैं, और वो दो पीरियड्स कवर करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड जिस पे आप ऑडिट कर रहे हैं, दूसरा जब तक आप रिपोर्ट नहीं दे देते, और रिपोर्ट देने के बाद, क्योंकि लेटर ऑफ कहता है, लेटर ऑफ यानी सामने वाला आपको मना कर दे या रिपोर्ट इशू कर दें। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा आपने रिपोर्ट इशू कर दी, सामने वाले ने मना नहीं किया, तब भी आपका इंगेजमेंट पीरियड काउंटेड रहता है। तो ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसको आपने हमेशा अपने भेजे में फिक्स करना है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में एक और बात है, वो ये बात थी कि भाई आप रिलेटेड एंटिटीज का कॉन्सेप्ट समझिए। यानी मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मैं इस कंपनी का ऑडिट करने गया हूं तो ये अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो इसके रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज हैं, तो मैं जहां जहां ऑडिट क्लाइंट की बात करूंगा वहां वहां वो चीज रिलेटेड एंटिटी पे भी अप्लाई होती है। बट इन केस ऑफ नॉन लिस्टेड एंटिटी, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, वो एंटिटी जिसपे मेरा कंट्रोल है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये बात आपने बहुत बेसिकली याद रखनी है, क्योंकि देखें अगर एक एथिकल रिक्वायरमेंट आपके ऑडिट क्लाइंट पे अप्लाई हो रही है तो वो उसकी रिलेटेड एंटिटी पे भी अप्लाई होती है सेम बेसिस के ऊपर। फिर उसमें खाली आप फर्क करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है। आगे देखते हैं, यहां पे अगर लिमिटेड की बात करूं तो यहां पे तो नाम से ही लग रहा है कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, क्योंकि अदरवाइज लिख देता है कि पब्लिक अनलिस्टेड है। आगे देखिएगा, फिर हमने कहा पीएल हैज एक्वायर्ड अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन ब्रश लिमिटेड। यानी ये पीएल है, इसने जो है यहां पर ब्रश लिमिटेड ने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर किया है, सही जी, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा जब मेरे बच्चों ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर किया है तो मुझे एक बात समझ आती है कि ये वाली जो कंपनी है, ये वाली जो कंपनी है ये बन चुकी है इसकी पेरेंट एंटिटी, सही जी। और अगर मैं कोड ऑफ एथिक्स की जबान में कहूं तो ये दो एंटिटीज आपस में बन चुकी हैं रिलेटेड एंटिटीज। अच्छा अब जो रिस्ट्रिक्शंस, यानी जो अगर मैं ऑडिट करने लगा हूं या रिव्यू एंगेजमेंट करने लगा हूं, क्योंकि हमने तो बखूबी सीखा है ना कि ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट्स में आप लोगों ने जो एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, तो वो आपके ऑडिट क्लाइंट और रिलेटेड एंटिटी दोनों पे लगती है। आगे देखें वो क्या कह रहा है, PL has acquired a controlling interest in Brush Limited. Your firm has also a contract with BL.
यानी भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट है बीएल के साथ, तो हम यहां से उसको लेकर आते हैं। सही जी, इसके साथ आपका है कॉन्ट्रैक्ट। सही जी, किस चीज का, आगे देखते हैं। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। ओ भाई, तो ये आ गया भाई अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। अच्छा आप देखिए, बात समझिएगा, ये पूरा सिनेरियो है। यानी अब मैं अगर एक कहानी सुनाऊं, मैं ऑडिटर हूं पीएल का, पीएल ने एक्विजिशन की है, तो हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में ये सीखा है कि जब भी मर्जर और एक्विजिशन होता है तो एज अ रिजल्ट वो एंटिटी आपकी ऑडिट एंटिटी की, जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, इवन तो देखो आप ब्रश लिमिटेड का ऑडिट नहीं कर रहे हैं, बट आप उसको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन इस पे भी अप्लाई होती है। यानी समझने की बात यह है कि सर ये वाली जो एंटिटी है, ये वाली जो एंटिटी है, यहाँ पे जाके क्या होगी, कंसोलिडेट होगी ना, यहाँ पे जाके कंसोलिडेट होगी, तो आप अपने ही रिजल्ट्स को बनाए हुए को रिव्यू कैसे कर सकते हैं, ऑडिट कैसे कर सकते हैं। यानी भाई आपने बुक कीपिंग की है ब्रश लिमिटेड की, तो ब्रश लिमिटेड की बुक कीपिंग में अगर कोई मसला आया तो कंसोलिडेटेड बुक्स में भी मसला होगा। तो समझने की बात यह है कि जब एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर और एक्विजिशन जो मर्ज एंटिटी है, जो मर्ज हो रही है या एक्वायर हो रही है, वो बन जाती है आपके ऑडिट क्लाइंट की रिलेटेड एंटिटी, तो उसकी वजह से भी आपके कोई थ्रेड्स क्रिएट होते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर। और यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल्स पे जो थ्रेड क्रिएट हो रहा है वो है सेल्फ रिव्यू थ्रेड। और इसके अंदर फिर आप मजीद ये देखते हैं कि भाई वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है या पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है। मैं अभी वापस से खोल के दिखाता हूं उसको। फिर आप ये देखते हैं कि भाई क्या वो रिलेशनशिप टर्मिनेट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर रिलेशनशिप टर्मिनेट नहीं हो सकता तो फिर आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से बात करते हैं, वो सारी बातें, क्योंकि देखिए मैं तो डे इन डे आउट का मसला है ना, तो मुझे तो याद है, पर आपको ऐसी ये चीजें भेजे में होनी चाहिए, एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि लिखा हुआ क्या है, हल्की हल्की बातें आपके दिमाग में उसकी झलक होनी चाहिए। खैर मैं जरा अभी यहाँ पर ये खोल लूं और हम यहाँ पर आ गए सबसे पहले पेज पे। मैंने कहा सर ये रहा, हम आ जाते हैं अभी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के ऊपर, और हमने कहा अप्लाइंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर। अच्छा जी, अप्लाइंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारा मर्जर और एक्विजिशन का केस, हम सर्च ही कर लेते हैं। ये रहा इसी में। अच्छा भाई यहाँ पे लिखा हुआ है एन एंटिटी माइट बिकम अ रिलेटेड एंटिटी ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट, यानी यहाँ पे मैं आपको देख के बता रहा हूँ, यानी विजिबल है आपको। एन एंटिटी माइट बिकम अ रिलेटेड एंटिटी ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट बिकॉज ऑफ अ मर्जर और एक्विजिशन। यानी मेरा ऑडिट क्लाइंट यहाँ पे कौन था, मेरा ऑडिट क्लाइंट यहाँ पे कौन था, आप देखें यहाँ पर आकर पीएल, और ये एंटिटी रिलेटेड एंटिटी बन गई एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन। सही जी, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। A threat to independence and therefore the ability of the firm to continue an audit engagement might be created by previous or current interest or relationship between the firm or a network firm and such related entity। यानी बोल रहा है threat to independence आ सकता है आपके previous और current relationship की वजह से, किसके साथ, related entity के साथ। तो रिलेटेड एंटिटी के साथ अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जो कि आपका थ्रेड क्रिएट करेगा वाइल ऑडिटिंग, तो भाई ये फिर क्वेश्चनेबल बात है। बात क्लियर है। अच्छा भाई, तो हमने कह दिया ये तो इवैल्यूएशन हो गई हमारी कि भाई ये तो थ्रेड क्रिएट हो गया। अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है। बीएल हैज रिक्वेस्टेड, यानी बीएल जो ब्रश लिमिटेड है, बीएल ने रिक्वेस्ट की है कि योर फर्म टू कीप प्रोवाइडिंग द सर्विसेज अंटिल एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन इज वर्कड आउट। यानी इस मर्जर एंड एक्विजिशन के जुमरे में केस में भी वो यही कहता है कि भाई अगर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और आपसे खुद वो कंपनी कह रही है और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताने के बाद भी वो खुद कह रहे हैं आपसे भाई आप काम कर लें, तो मुझे याद आ रहा है कि वो कहता है कि भाई 6 महीने में आपने ये इंटरेस्ट एलिमिनेट करना है, आपने अदर मेजर्स लेने हैं जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि भाई आप इंडिपेंडेंट रिव्यू रखेंगे, उस बंदे को टीम का पार्ट नहीं बनाएंगे जिसने ये बुक कीपिंग सर्विसेज की हुई है,
इंडिपेंडेंट फर्म को अपॉइंट कर लेंगे अपना काम रिव्यू करने के लिए। तो ये सारी चीजें कराने के बाद आपका जो सेल्फ रिव्यू सेट है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाएगा। इन इवन इफ आप ये नहीं कर सकते, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर भाई आप ये ऑडिट एंगेजमेंट नहीं कर सकते। बात क्लियर है? तो सर अब मैं अगर यहां पर ये देखूं, सिंस such a current interest or relationship cannot be reasonably terminated by the effective date of acquisition, यानी वो सबसे पहले कहता है कि भाई सबसे पहला काम तो ये करो कि इफेक्टिव डेट ऑफ एक्विजिशन जब हुई है उससे पहले आप इस रिलेशनशिप खत्म करो ताकि थ्रेड ही खत्म हो जाए। द फर्म शेल इवेल्युएट द सेल्फ रिव्यू सेट, जो मैंने आपको बात बताई आगे। The financial statements of BL and PL would be consolidated and the firm would have to review its own work, यानी फर्म को अपना ही काम रिव्यू करना है। Furthermore, PL and BL would now be related entities and the restriction imposed by the Code of Ethics on PL would also be applicable on BL, यानी restrictions का मतलब ये है कि जो चीज हम अपने ऑडिट क्लाइंट के लिए नहीं कर सकते वो अपनी रिलेटेड एंटिटी की उसकी रिलेटेड एंटिटी के लिए भी नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन दोनों पे अप्लाई होती है। आगे, द फर्म शैल डिस्कस विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस the reasons why the interest cannot be reasonably terminated by the effective date of the acquisition and the evaluation of the significance of the threat। अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस आपको कहते हैं कि भाई बराए मेहरबानी आप अपना काम कंटिन्यू रखें, तो ऑडिट फर्म क्या करेगी? द इंटरेस्ट और रिलेशनशिप विल बी टर्मिनेटेड एज सून एज रीजनेबली पॉसिबल, बट इन ऑल केसेस 6 महीने में वो खत्म हो जाना चाहिए। एनी इंडिविजुअल जिसने वो काम परफॉर्म किया था उसको नॉन एश्योरेंस का उसको आप इसके अंदर नहीं डालेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट रखेंगे एक जो कि रिव्यू करेगा ऑडिट वर्क एज अप्रोप्रिएट। कोई मेंबर आपकी फर्म का कोई मेंबर नहीं है उसके अलावा बाहर से लेकर आ जाओ। और फिर ये कह रहा है कि भाई अनदर फर्म, या तो पूरी फर्म ही रख लो जो आपके काम को रिव्यू कर ले। यानी सर ये वो सारे सेफगार्ड्स हैं जो आप अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। यानी सर समझने की बात यह है कि जब भी एथिक्स का सवाल आएगा यू नीड टू आइडेंटिफाई द केस दैट हैड बीन हिट। और सर अगेन अगर मैं आपको बात बताऊं, इसमें बुक कीपिंग की बातें भी आप लिख सकते थे जो कि एग्जामिनर ने लिखी नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग सर्विसेज को भी टच किया है और वहां से हम ये उठा के लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने अगर होता है इस जगह पर तो मैं लिखता वहां से उठा के कि भाई बुक कीपिंग सर्विसेज हम तब दे सकते हैं जब वो मैकेनिकल नेचर की हो, बट फर्क इतना है कि मुझे जो लगता है इसने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि देखा आपको क्वेश्चन आ सकता है ना मेरे पास, मुझे लगता है कि इसलिए यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये मेरे ऑडिट क्लाइंट की बात नहीं होती है, रिलेटेड एंटिटी की बात हो रही है। बात समझ आती है? तो यहाँ पे जो उसने तस्करा किया वो एज फार एज कंसोलिडेटेड बुक्स का किया, बट अगेन कंसोलिडेटेड बुक्स पे भी तो ओपिनियन देना ही है ना। तो जब कंसोलिडेटेड बुक्स पे मुझे ओपिनियन देना है तो फिर इट विल क्रिएट अ इशू। बात क्लियर है? तो आपने फिर वहां पे सारे जिक्र करने थे कि भाई अगर वो मैकेनिकल और रूटीन नेचर की नहीं है, और मैंने कहा था मैकेनिकल और रूटीन नेचर की क्या होती है, जिसमें वो जीएल कोड बता देगा, आपको सिर्फ पंचिंग करनी है, आपको उसके प्रोवाइडेड डेटा पे रिकैल करनी है, सारी चीजें। आपने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम नहीं करना। बात क्लियर है? तो जी इसको अच्छे से समझे, हम मजीद ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।